किला झोपड़पट्टी के जिम्मेदार और साकिन हमारे पास आए तो उन्होंने ये बताया कि ये बस्ती जो है वो आबाद है सालों से, और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि ये जो आफत तुम्हारी बस्ती पर आज आई है ये 1967 में भी आई थी। उस वक्त साथी निहाल अहमद साहब ने खड़े होकर कहा था कि अगर किला की बस्ती के एक भी झोपड़े को, एक भी घर को धक्का लगेगा तो साथी निहाल अहमद आकर मुकाबला करेगा, और असर ये हुआ कि तुम्हारी बस्ती आज तक कायम। तो जरूरत ये है कि एक ऐसे मजबूत लीडर की जो तुम्हारे लिए लड़ने के लिए खड़ा रहे। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है और हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग हमारे पास आए थे वो शेख आसिफ साहब के पास भी गए। आज भी शेख आसिफ साहब यहाँ मीटिंग में मौजूद रहना चाहते थे, लेकिन उनको उनकी तबीयत की खराबी की वजह से वो आ नहीं पाए। तो आप एक बात ये याद रखो कि मैं जिस बस्ती पर खड़ी हूँ 1967 में साथी निहाल अहमद साहब ने इस बस्ती को बचाने और बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात जो इलेक्शन में हुए और हम लोग जो देखे कि भाई सबसे बड़ी तादाद जो यहाँ थी फिदाइन के बारे में मैं पहले भी बोलती थी कि लीडर बोलता है कि फला फला मेरे फिदाइन है, लेकिन वो सिर्फ क्या चाहता है कि तुम फिदा हो, वो तुम पर फिदा नहीं होगा। तुम्हारा घर टूटेगा तो वो नहीं आएगा, तुम्हारी वोट लेने वो आएगा। तुम्हारे बच्चे जब लॉकडाउन में परेशान थे, लोग बड़ी तादाद में यही खवातीन थी जो हमारे एहतजाज में थाली बजाओ में शरीक हुई थी, और वो थाली बजाओ का ये असर हुआ था कि पुलिस ने बड़ी राहत दी थी हमको मालेगांव शहर को लॉकडाउन में। और मालेगांव शहर की दुकानें इस तरह चली थी कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बाजार मालेगांव लॉकडाउन में रहते हुए भी हुआ था। तो ये कोशिश आप लोगों ने की थी। याद रखो, अगर कोई आकर ये बोल देगा या हमारे यहाँ आने से उनके पेट में तकलीफ होती होगी और ये कोई सोचता होगा कि मैं फला फला के खिलाफ नहीं बोलूँ, तो मैं एक बात बोलती हूँ, जो तुम्हारा साथ नहीं देगा, जो तुम्हारी बस्तियाँ टूटने की नौबत आएगी, जो चुप रहेगा, जब मालेगांव शहर की खवातीन जेल में होंगी और वो चुप रहेगा तो उसके खिलाफ मैं क्यों नहीं बोलूँगी। आज ये जो बच्चियाँ यहाँ बैठी 11,000 कॉलोनी क्या है पता है? नशे का अड्डा बन चुकी है। 11,000 कॉलोनी से रास्ते से गुजरने वाले लोग बाहिफाजत घर में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये आफत वहाँ के इलाके में है। मैं वहाँ गई हूँ, मैंने वहाँ का इलाका देखा है। याद रखो, सिर्फ साथी निहाल अहमद साहब थे जो 11,000 कॉलोनी के खिलाफ बोला करते थे। वो ये बोलते थे ये एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए जहन्नुम की तरह। वहाँ अगर आप लोग आबाद हुए तो ना वहाँ नौजवान नई नस्ल नशे का शिकार हो जाएगी। जो तुम्हारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो इज्जत से हिफाजत से घर में रह पाए, ऐसी इसके लिए मुश्किल आएगी। तो याद रखो, 11,000 कॉलोनी के खिलाफ हमेशा साथी निहाल अहमद साहब ने कहा, और बुलंद इकबाल जब तक जिंदा थे उन्होंने 11,000 कॉलोनी के खिलाफ बोला। साथी निहाल अहमद साहब एक बात बोलते थे, अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग वो पक्के घर में रहे, पक्के घर में रखवाना चाहती है हुकूमत, तो हमको बिना सूद का कर्ज दे, हम जहाँ रहते हैं वहीं हम हमारा पक्का घर बना। और हम भी यहाँ जब आए हैं तो ये दरख्वास्त हमारी पहली जो सोच है कि जो जहाँ आबाद है वो वहीं आबाद है। साथी निहाल अहमद साहब ने 11,000 कॉलोनी के खिलाफ कहा। अभी एक भाई ने मुझे ये इलेक्शन में मुफ्ती इस्माइल साहब का मैनिफेस्टो दिया। ये इलेक्शन जो आखिरी हुआ है उसमें ये लिखा है कि 11,000 कॉलोनी का कारनामा हमने अंजाम दिया। ये मुफ्ती साहब ने, ये कौन सा कारनामा है? लोगों को अच्छी बस्तियों से निकाल के वहाँ नशे के अड्डे में जहाँ औरतों की मर्दों की ना कमाई जो घर तक पहुँचती है लेकिन उसकी हिफाजत नहीं, इसको कारनामा लिखा है ये इलेक्शन के मैनिफेस्टो में। आगे ये लिखा है कि 22 झोपड़पट्टियों को उनके घर का मालिक बनाया। किसको मालूम है कौन सी 22 झोपड़पट्टी? आज तक हम लोग नाम नहीं सुन पाए, ना वो बोल पाए, लेकिन झूठ यहाँ से होता है।
जब आज तुम्हारी झोपड़ी पे आफत आई तो वो ये बोलते हैं कि पूना में ऐसा हुआ था कि 7 किलोमीटर की जगह तोड़ दी गई थी और उनको जगह भी नहीं दी गई थी। ये बोला गया कि तुमको निकाल के फेंक दिया जाए, इसलिए इससे पहले तुम खामोशी से चले जाओ। तो ऐसे लीडर अगर किसी फिरका परस्त पार्टी की दलाली कर रहे हो तो तुम याद रखो तुम वो कौन के लोग हो जो आज गाजा की हालत तुम देख लो। गाजा में ऐसे ही सारे दलाल चाहते हैं कि बड़ी आबादी मुसलमानों की हट जाए, लेकिन तुम वो मुसीबत में नहीं हो। वो तो बेचारे रमजान में रोजा रखते थे तो उनको ये भी नहीं मालूम होता था कि अफ्तारी भी नसीब होगी जब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन आज भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं और जिंदा है और अपनी जगह पे गाजा पर वो कायम है। ऐसी आफत तुम्हारी बस्ती को तो नहीं आई ना, तुम्हारे ऊपर कोई इजराइल हमला कर रहा है ऐसा तो नहीं है ना। कोशिश करना चाहिए, आज वो कोशिश कर अगर अपनी बस्ती में अपनी जगह पर कायम है तो तुमको भी कोशिश करना चाहिए। और सिर्फ दुआ से कोशिश नहीं होती, वहाँ मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए, कानूनी सूझबूझ होनी चाहिए, कोर्ट में तुम्हारे लड़ने के लिए साथी होना चाहिए। अगर तुम सड़कों पर आए तो तुम्हारे साथ तुमसे पहले किसी और ने हम लीडर में खड़े रहना चाहिए कि मेरी आवाम को अगर तकलीफ होती है तो पहले मैं वो तकलीफ होती। इस तरह पिछवाड़े के रास्ते से भागने वाला ये लीडर नहीं होता। अगर सिर्फ दुआ से कुछ होता है तो बुला लो उनको जो बीमारी के सेहत के लिए तुमको दुआएं करवाते थे, अरे जाओ उनके पास और बोलो हमारी बस्ती के लिए तो दुआ करने के लिए आओ, वोट के लिए दुआ करने आते थे। याद रखो तुम अगर हमारा साथ देंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि तुमको इस बस्ती में आबाद रहने दिया जाए और तुम्हारी हिम्मत है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो तुम्हारा लीडर भी कुछ नहीं कर सकता। हमको ये तय कर लिया है हमने कि 11,000 कॉलोनी में हमको नहीं जाना। ये जो किले में जो बस्ती है और किले के नाम से इनको हटाया जा रहा है, ऐसा ही एक वाकया विशालगढ़ के किले पर हुआ जहाँ मुसलमान आबादी थी, उनके भी घर फिरका परस्तों ने तोड़ दिए। उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही लीडर था, अबू आसिम आजमी, जिन्होंने उनको उनके घर में वापस रिहाई दिलवाई। तो जरूरत पड़ेगी तो अबू आसिम आजमी साहब के पास भी जाएंगे और उनसे अपन ये मशवरा करेंगे कि तुमने विशालगढ़ के लोगों को जिस तरह किले की जगह पर आबाद करवाया वही मसला मालेगांव शहर में है और मालेगांव शहर के लोग भी आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जिस तरह आप पूरे मुसलमानों की मदद पूरे महाराष्ट्र में करते हैं आप मालेगांव के लिए भी कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जो नुमाइंदा है असेंबली में बोलने वाला वो कुछ नहीं बोलता, तो हमारे पास वो नुमाइंदा है जो भले ही वो बम्बई में रहता हो लेकिन फिक्र वो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की करता है। इसलिए जरूरत पड़ेगी ताइवान में बोलने का काम भी हम उनसे करवाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप लोगों का साथ। और देखो साथ तो तुमको तुम्हारे खुद के लिए देना, हम हमारे लिए तुम्हारा साथ नहीं मांग रहे, हमको साथ तुमको तुम्हारा साथ तुम्हारा घर बचाने के लिए और वो लालच जो है 11,000 कॉलोनी की वहां ना जाना पड़े इसके लिए करना है। बिल्कुल मेरी खवातीन से दरख्वास्त है, एक बात सोच कि वो ऐसी जगह है जहाँ नमाज जुमे के दिन इतना गंदा पानी जमा रहता है कि लोग नमाज के लिए भी जाते हैं तो गंदगी से गुजर के जाते हैं। जहाँ हॉस्पिटल में रात में अगर किसी औरत को या किसी बुजुर्ग को बीमारी की तकलीफ आ जाए तो डॉक्टर नहीं मिलता। तुम ये समझ लो कि जो तुम्हारी मासूम बच्चियां हैं वो मदरसा स्कूल तो दूर की बात है वहाँ इज्जत से रह पाए, उनकी इज्जत महफूज रह पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग इसको कारनामा 11,000 कॉलोनी को बोलते हैं वो शहर के लिए सबसे नुकसानदेह लोग। अगर वो 11,000 कॉलोनी नहीं बनी होती तो ये बार बार की तकलीफ सड़क से उठाओ, ओपन स्पेस से उठाओ, किले से उठाओ, ये मुसीबत हमारे पास नहीं है। लेकिन आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो कानूनी तौर पर आप लोगों का साथ देंगे। और एक बात समझ लो, हम लोग कानून जानते हैं और निहाल अहमद ही वो शख्स है जिन्होंने मालेगांव शहर की बस्तियों को बचाया और न सिर्फ बचाया बल्कि आज तक उनके बनाए हुए ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आज तक लोग अपने घरों के मालिक बन के रहे। तो जरूरी है आप लोगों की कोशिश,
آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے یہاں آئے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ یہاں کے ذمہ دار تھے وہ ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا وہ شیخ آصف صاحب کے پاس گئے تھے، اس کے بعد ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ اور ہم لوگ ہمیشہ شہر کے اگر کسی کوئی فرد ہمارے خلاف بھی ہو، اگر وہ ہم سے مدد مانگنے آتا ہے تو جو نہالی خون ہے یہاں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، میں مانتی ہوں کہ یہاں قربان شاہ کے یہاں کی بھی عورتیں ہوں گی، پتو سیٹ کے یہاں کی بھی ہوں گی، ہمارے اسرائیل سردار کے یہاں کی بھی ہوں گی، اور ایسے سارے لوگ جو نہال احمد کو نہال صاحب بنائے وہ خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس لیے تم جو اپنے بزرگوں سے سیکھے ہو کہ کوشش کرو، دیکھو کوشش جب انسان کرتا ہے نا امید نہیں ہونا، نا امید ہو جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پوری دنیا میں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہے۔ اگر تم کوشش کرو گے اور غازہ سے سیکھے کوشش اور بہادری اور ہم مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے راستے بتائے گا جس کی وجہ سے ہم اپنے پرامن زندگی گزار سکیں۔ میں درخواست کرتی ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ یہ معاملہ صرف مالیگاؤں کی ایک بستی کا نہیں ہے، یہ علامتی طور پہ ہے۔ اگر تمہاری بستی پر دھکا لگا تو یقین جانو کئی بستیاں ایسی ہیں جو مالیگاؤں شہر سے اجڑ جائیں گی۔ 11,000 کالونی جب بن رہی تھی تو ساتھی نہال احمد صاحب بولتے تھے، یہاں شریف بھی موجود ہیں، بولتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کو چھاڑ دیا جائے، وہی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے آپ لوگ ہم کو ہمیشہ آپ کے ساتھ پائیں گے، ظلم ناانصافی کے خلاف ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، لیکن تم کو بھی خود کا ساتھ دینا پڑے گا، اس امید سے کہ ہم اپنی بستی کو بچانے اور بچانے کے لیے کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کوشش میں اچھے نتائج دیں گے۔ اس امید کے ساتھ میں میری بات ختم کرتی ہوں۔